वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। तो बाबा जी ने पेज नंबर 58 पर बताया चरित्र के बारे में, नैतिकता के बारे में और मूल्यों के बारे में, थोड़ा थोड़ा करके सब पे प्रकाश डाला। उसके बाद आती है मानव की परिभाषा। तो अम्बिर भाई आप यहां से पठन आरंभ करेंगे। आप चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड पे है। बढ़िया अम्बिर भाई, अच्छा लगा आपको देख के। आप सबको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता के भाव से इसको आगे बढ़ा रहा हूं। इसके बाद आती है मानव की परिभाषा। मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं। अर्थात मानव के मन में जो भी आता है, जैसे यंत्र बनाना, घर बनाना आदि, उसको साकार करने वाला। अभी अगर इतनी बात को अगर हम समझे तो यहाँ पे मानव की परिभाषा बताई जा रही है। अभी तक जो हम अगर अपनी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में देखें तो वर्ड और मीनिंग हमें पहले से भी बताए गए हैं, लेकिन वर्ड और मीनिंग में ज्यादातर ट्रांसलेशंस बताई गई हैं, मीनिंग नहीं बताए गए। यहाँ पर हम हर एक चीज का जो भी कोई शब्द बोल रहे हैं उस शब्द को किसी परिभाषा के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, टेम्पल का मीनिंग बता देते थे मंदिर, है ना, कंप्लीट का मतलब बता देते पूरा। तो ये जो ऐसे हमने मतलब निकाले हैं, ये असलियत में ट्रांसलेशंस को हमने क्या माना हुआ है, मतलब। तो आज पहली बार हम धीरे धीरे इसके ऊपर अब हमारा ध्यान जा रहा है कि परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर अगर आप परिभाषा को देखें तो मानव की परिभाषा को जो पहला रूप दिया है वो क्या दिया है कि जो मनाकार को साकार करने वाला होता है उसे मानव कहते हैं। यानी मन में हमारे बहुत आकार बनते हैं। आप जानते भी होंगे कि मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये मनाकार है ये शरीर से रिलेटेड है कि भाई मेरे जितना भी आकार बन रहा है उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन तो है ही, कहीं तक वो सीमित तो है ही। तो जो जिस भी चीज की लिमिटेशन है ना, तो वो फिर शरीर के लिए है। वो सारा का सारा अगर है तो वो शरीर के सुविधा के लिए है कि कैसे करके ये शरीर को गति मिले। तो आगे पढ़ के देखते हैं इसको, फिर और समझ में आता है। तथा मन स्वस्थता का आशावादी है, अर्थात सुख की आशा में ही हर मानव जीता रहता है। मानव सुख धर्मी है। यहां तक कि अगर आप बात देखते हैं तो एक और परिभाषा में एक चीज और जोड़ी है, यहाँ पे जोड़ा है कि एक मानव जो है वो मन स्वस्थता का आशावादी है। यानी मन उसका क्या रहे, स्वस्थ रहे। मन कैसे स्वस्थ रहेगा, तो बोल रहे हैं उसको जो ये सुख की आशा है ना ये पूरी होती रहे, इसमें ही जीता है तो ही उसका मन स्वस्थ रहता है। अब यहाँ पर बात यही आती है कि यदि मानव सुख धर्मी है तो इसको एक शब्द में और कैसे बोला जाए, तो इसी को बोला जा रहा है समाधान से जीना। अगर समाधान को भी अगर देखा जाए तो बाद में इसको मानव धर्म बोला जा रहा है। मानव धर्म जो है वो समाधान है। मानव धर्म क्या है, सुख शांति संतोष आनंद, ये सब को मानव धर्म बोला गया है। तो अल्टीमेट जो स्थिति है इंसान की वो यही है कि उसकी जो सुख की आशा है वो 24/7 पूरी होती रहे। अभी क्या है, जो मनाकार को साकार करने की चीजें हैं, है ना, उसी को ही वो सुख का आधार माने बैठा है, जिसके कारण उसकी जो सुख की आशा है वो 24/7 नहीं हो पा रही।
क्योंकि मनाकार जो है वो शरीर को गति देने वाला है और शरीर को टाइम टाइम पर डिफरेंट चीजें चाहिए, इसलिए 24/7 इस शरीर के लिए हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जो सुख की आशा है वो भी पूरी होती नहीं दिखती है। इसको आगे भी अगर बाबा जी बोल रहे हैं जैसे कि इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र का स्वरूप समझ में आता है। कल भैया ने, जेपी भाई ने भी अच्छे से रखा ही था इन तीनों चीजों को। परिभाषा के अनुसार जहां तक मनाकार को साकार करने वाली बात है उसको मानव पा गया है। तो आप सब इसको देख ही सकते हो कि मनाकार में जितने भी हमारे को कुछ आकार बने, हमने उसको पा लिया है। चाहे फोन मेरे दिमाग में आया, चाहे कुछ और चीजें आई, गाड़ी आई, टेलीविजन आया, मैंने हर चीज को क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये रहा, मेरे मन में आया था और ये रहा। इसलिए आगे बता रहे हैं कि मनाकार को साकार करने वाली बात दो विधा में होता है। एक सामान्य आकांक्षा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आवास, आहार और अलंकार। आवास में तो आप पहचानी गए हैं कि घर, आहार भी आप पहचानी गए हैं। अलंकार में क्या है, जैसे कपड़ा हो गया, है ना, बेड हो गया, और ये जो जितनी भी ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल रहती हैं, उन सब चीजों को अलंकार बोला जा रहा है। और दूसरा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में क्या है, दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन। यहां तक भी जब ए नागराज जी भी बात इसको रखे हैं तो यही बात कह रहे हैं कि हमें इससे शिकायत नहीं है कि क्या बन गया, हमें अभी भी इससे शिकायत है कि लोग इन्हीं से ही अभी भी इन्हीं के अंदर ही चिपके हुए हैं और इन्हीं से ही अभी भी सुख पाना चाह रहे हैं, जबकि ये सुख पाने की चीज नहीं है, ये जो समाधान है उसको आगे बढ़ाने की चीज है। जैसे आज ये फोन से हम बात कर रहे हैं, तो यही फोन आज हमारे समाधान को, मानव के जो सुख धर्मी है उस पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए काम आ रखा है। इसका मतलब फोन में दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या कहते हैं लोग कि सारा जो नाश है वो किसने करा दिया, फोन ने, टेलीविजन ने, एसी ने और सब चीजों ने। जबकि हमें इसको समस्या नहीं देखना। ये जो आहार, आवास, सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं हैं, ये मानव के लिए समाधान के अर्थ में है, ना कि समस्या के अर्थ में। लेकिन ये समस्या क्यों दिख रहा है अभी भी इंसान को, क्योंकि अभी भी वो मनाकार की जो चीजें हैं उन्हीं से ही वो अपने सुख, जो उसका धर्म है, उसको सुनिश्चित करना चाह रहा है। जबकि यहाँ बहुत अच्छे से आप सबको, हम सबको ये समझने की ये स्वीकृति बनानी पड़ेगी कि ये सुख के लिए नहीं है। ये जब सुख हो गया या तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे को भी फिर सुख के रास्ते को लाने के लिए ये एक साधन है, ना कि ये अल्टीमेट गोल है। अभी लोगों ने इतना ही गोल मान रखा है कि अल्टीमेट गोल है भाई इतना रुपया आ जाए, ये सारी मेरे पास लग्जरी चीजें आ जाएं। तो इस तरीके से ये जो इसके अंदर एक जो पीड़ा, जो अव्यवस्था रखी है, इसका मुख्य कारण क्या है कि इसका मन स्वस्थता की जो चीज है वो इसको मिली नहीं। वो मिली नहीं तो सारी चीजों को किससे पूरा करना चाह रहा है, जो मनाकार की चीज है। थोड़ा इस पे आप सब भी एक बार अपना चिंतन देखिए कि कैसे आप सोच रहे हैं इसके बारे में। कोई यहां तक कुछ बात बोलना चाहेगा अभी? बढ़िया भाई ओबिर भाई, बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए आप, बढ़िया है। आगे जब हम इसको देखते हैं तो बोल रहे हैं बाबा जी कि जहां तक आचरण की बात है वह कहीं नहीं मिलता है, ना तो शिक्षा में, ना संविधान में। संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्ति केंद्रित किसी भी संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होता ही नहीं है, क्योंकि यह मानवीय संविधान होता ही नहीं। इसलिए इसमें मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता।
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या ध्यान दिला रहे हैं, यही ध्यान दिला रहे हैं कि भाई अभी इंसान के आचरण की बात को हमें समझना पड़ेगा। आचरण का क्या मतलब हो गया कि मैं जैसे एक प्राण अवस्था है, पदार्थ अवस्था है, हर एक का आचरण निश्चित है। आप इसको अगर देखे होंगे, पहले भी पढ़ा होगा, तो इसका निश्चित है। तो एक लाइन भी आती है, सब कुछ त्वचा सहित व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। अगर ऐसा है कि वो अपनी व्यवस्था में है और आगे की व्यवस्था में और अपने सभी जो भी और अवस्थाएं हैं, है ना, उसमें भागीदार भी है, तो इसका मतलब है कि उसका आचरण क्या है, निश्चित है। अभी या मानव के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं तो वो अभी त्वचा सहित व्यवस्था में नहीं हुआ है, अपनी मौलिकता के साथ ही नहीं है। यानी मौलिकता के साथ नहीं है तो वो समग्र व्यवस्था में पूर्ण, इस जो ये धरती है इसके लिए भी वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, मतलब कि कभी भी कंफर्म नहीं है। हर चीज में उनके अंदर अनिश्चितता ज्यादा है, निश्चितता बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आचरण अभी तक कंफर्म, उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। इसका मूल कारण क्या है, ये ना तो ये शिक्षा में बताया गया कि कैसे आचरण निश्चित हो, ना किसी संविधान में ऐसा अभी तक कोई चर्चा किया गया है कि आचरण राष्ट्रीय पशु हो चुका है, राष्ट्रीय पक्षी हो चुका है ना। लेकिन क्या नहीं हुआ अब तक, राष्ट्रीय कोई आचरण नहीं हुआ। राष्ट्र के तो कोई आचरण होगा जिससे कि भाई वो राष्ट्र कुछ आगे बढ़ के कुछ आगे भागीदारी करेगा। इसके कारण यहाँ पर एक और चीज जो बताई गई है कि भाई ये जो संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, इसमें कितनी 3 चीजें आती हैं, श्याम बेटे आप बता सकते हो? मानवीयतापूर्ण आचरण में कितनी 3 चीजों को बोला गया था, है ना? कौन कौन सी चीज, 3 शब्द थे? ये कल भी आया था और ओमवीर भाई ने आज भी पढ़ा है इस पर। हाँ, तो तीनों चीजें हैं मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए। मेरा तो मनुष्य की तरह हो जाए, जीवों की तरह ना रहे, मैं मानव की तरह सोच पाऊं, हाँ, उसके लिए 3 चीजें बताई है ओमवीर भाई ने। कोई बता सकता आप तीनों में से? मानवीयतापूर्ण आचरण मानव किसके साथ हो गया? अपने आचरण के साथ। आचरण के साथ जब होता है तो वो पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? मानवीयतापूर्ण आचरण। अब आचरण में है क्या भाई? तो 3 ही चीजें थी, एक मूल्य बताया था, एक चरित्र बताया था और एक नैतिकता। ये 3 शब्द आए थे। तीनों चीज नोट कीजिए बेटा। जो तीसरा ज्ञान है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, उसमें 3 चीजें हैं, मूल्य, चरित्र और नैतिकता। सही ना ओमवीर भाई? जी बिल्कुल। तो ये जो मूल्य, चरित्र और नैतिकता है ना, इनको मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था ही नहीं आई है संविधान में, क्योंकि अभी कोई चरित्र, राष्ट्र चरित्र क्या हो इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं। मूल्य का मतलब क्या हो गया? अगर एक शब्द में इसको बोले तो भाव। भाव का मतलब क्या हो गया कि जैसे विश्वास है, कृतज्ञता है, सौम्यता है, सम्मान है। अभी इनके ऊपर भी कोई, हमें को संविधान में कोई क्लैरिटी नहीं मिलती कि हम सम्मान किसको समझे, हम विश्वास किसको समझे। तो इसलिए मूल्य की भी स्पष्टता अभी तक संविधान में नहीं आई है, ना ही चरित्र की कोई बात संविधान में की गई है। हाँ, ये जरूर किया गया है कि मानव गलती कर सकता है, तो इसको कौन कौन सी गलती पे क्या क्या अपराध करने पर क्या क्या सजा मिलेगी, इस तरीके से बात हुई है। लेकिन कभी भी अभी तक ना ही नैतिकता पे बात हुई है कि कैसे हम ये सब चीजों का, जितनी जो भी मेरा तन है, धन है, मन है, इसका मैं कैसे सदुपयोग कर पाऊं, कैसे इसकी सुरक्षा हो, इसके ऊपर कोई संविधान में चर्चा हमें दिखती नहीं।
आप भी अगर पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हो तो आप इसको थोड़ा जांचो कि संविधान में क्या कभी मूल्य यानी भाव, नैतिकता यानी मेरे तन मन धन का सदुपयोग हो, सुरक्षा हो, इसके ऊपर कभी बात हुई है? चरित्र यानी स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार क्या होते हैं, किस तरह से इसका मूल्यांकन किया जाए, कैसे पता किया जाए कि ये क्या होते हैं, कौन इसको कर रहा है, ऐसा कोई अभी तक हमें प्रमाण नहीं मिला है संविधान में। जिसके कारण यहाँ पर बात हो रही है कि शक्ति केंद्रित जो है, यानी जो आज के टाइम पर जो ये संविधान चले हुए हैं, इसमें मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का कोई प्रावधान नजर नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर मानवीय संविधान होता ही नहीं है। अभी आज के टाइम पर मानव इस संविधान में फिट नहीं हो पा रहा। कहीं पर भी आप देखेंगे तो ज्यादातर यंत्रों पे सबका भरोसा हो गया है, मानव पे भरोसा कम हो रहा है। हर चीज में कोई भी चीज है तो बोलेगा कैमरा बोल रहा है, मशीन बोल रही है। इंसान की सच्चाई को, अभी इंसान के ऊपर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है। अभी भी आप मेट्रो में जाते होंगे या कहीं पर भी जाते होंगे, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मुझे भी देखो, अगर सच में ये तीनों के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण हो व्यक्ति, उसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेट्रो में। अभी दिक्कत ही क्यों आ रही है कि सबको चेक करना पड़ रहा है? क्योंकि आचरण की सुनिश्चितता, आचरण की निश्चितता नहीं हो पा रही है। वरना आदमी को इतना चेक नहीं किया जाता जितना चेक मशीनों से द्वारा, मशीनों पर भरोसा किया जा रहा है। आप बैग में क्या लेके आए होगे हमें नहीं पता, भाई मशीन बता देगी क्या लेके आया है। आप नहीं बताओगे आपने क्या किया, आप नहीं बताओगे, कैमरा देखेंगे वो बताएगा क्या कर रहे थे आप। इसका मतलब है कि अभी तक मानवीय संविधान प्रमाणित नहीं हुआ है जो आज का संसार है उसमें। इसलिए आगे बता रहे हैं, इसलिए मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता। मानवीय आचरण आज के टाइम पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं पर है ही, ना शिक्षा में है ना संविधान में। कहां से मानवीय आचरण होगा? और हमारी अपेक्षा क्या रहती है कि आदमी जो मेरे सामने मिले वो विश्वास पूर्वक जीता हो, मैं भी विश्वास पूर्वक जीऊं, वो चरित्रवान हो, मैं भी चरित्रवान हूं, वो भी सदुपयोग सुरक्षा करे अपने तन मन धन की, मैं भी सदुपयोग करूं। अभी माँ बाप को अपने बच्चों के तन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो ना मन की सुरक्षा कर पा रहे। इसका क्या मतलब है? अगर कर पाते इसका मतलब है कि उनको शिक्षा मिल गई थी ना। हम सब खुद कर पा रहे अपने शरीर की रक्षा। कुछ हो इसमें केमिकल डाल देते हैं, कुछ भी इसमें डाल के पी जाते हैं, सोचते हैं कि यही अच्छा है, भाई मन में स्वाद आ रहा है तो ले लो। कहाँ रक्षा कर रहे हैं हम शरीर की? कहाँ इस शरीर का सदुपयोग किया अभी तक? आप अपने पिछले जीवन को भी देखो, अब से पहले तो आपने क्या, आपको ऐसा स्वीकार होता है कि आपने अपने शरीर का सदुपयोग किया है? ऐसा आपको फील होता है कि आपने शरीर का सुरक्षा किया है? कहीं पर भी नहीं होता। इसका मतलब है कि हम इस जो ये शिक्षा जो हमें नहीं मिली, हम जैसे तो प्रौढ़ अवस्था में मिल रही है, आपको अभी बाल्य अवस्था में मिल रही है, यही शिक्षा है जिससे हम इस प्रकृति में व्यवस्था ला सकते हैं। अभी 3 अवस्थाओं में व्यवस्था है, लेकिन ज्ञान अवस्था में भी व्यवस्था ना होने के कारण इस प्रकृति में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रकृति चारों चीजों से मिलकर बनी। इसलिए आगे पढ़ते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण को कोई प्रमाणित कर नहीं पाए, ऐसा मूल्यांकित करने का साहस जुटा नहीं पाए, ऐसे समझदारी को जोड़ नहीं पाए। इन कमियों को पूरा किए बिना मानव सुख से जी नहीं पाएगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। इस कचड़े से छूटने के लिए समझदारी ही एक उपाय है। इसके लिए शिक्षा का मानवीकरण करना अति आवश्यक है। यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से सहज रूप में हमें समझाया गया है पूरा कि ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है इसको अभी तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया, कोई इसको मूल्यांकित करने का ना साहस जुटा पाया। सब छुपे घूमते हैं, सब अपने आप को नहीं दिखाना चाहते पूरा, क्योंकि वो उनके मन में क्या चल रहा है, उन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन तीनों में भिन्नताएं हैं। सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं।
इसलिए वो कभी भी अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाए ऐसा वो चाहते नहीं है, किसी को पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि वो अब तक मानव कोई भी अपने आप को साहस नहीं जुटा पाया है। ऐसा क्यों नहीं जुटा पाया है? क्योंकि उसके पास समझदारी के साथ वो जुड़ ही नहीं पाया है। और ये सारी की सारी कमियों को पूरा किए बिना आदमी सुखी हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब मानव कब सुखी होगा? तीन चीजों से होगा। जब इस पूरे अस्तित्व को समझेगा, यानी इन चारों अवस्थाओं के साथ मेरा किस तरह से संबंध है, मेरा क्या इसकी जिम्मेदारी बनती है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो इसको समझता है, फिर उसमें ये देखता है कि इसमें मेरी भागीदारी कैसे हो। इसमें फिर वो अपने आप का अध्ययन करता है कि कैसे मैं पूर्ण हूं। इस पूर्णता में उसे दिखता है कि शरीर तो ठीक है, एक जीवन की क्रियाएं हैं जिनमें सामंजस्यता होना अभी बाकी है। तब वो अस्तित्व ज्ञान के साथ जीवन ज्ञान को भी जोड़ करके अपने को और समझदारी की तरफ लेके चलता है। और जिस दिन इस तरह से उसको अपना स्वरूप समझ में आता है, तो वो फिर ये तीनों मूल्य, चरित्र, नैतिकता के साथ अपने आप को प्रमाणित करने की तरफ लग जाता है। इस तरह से एक मानव के अंदर समझदारी का प्रमाण मिलता है। अगर ये तीनों ज्ञान हुए और फिर इसका प्रमाण मिला, इसी को हम कहते हैं कि आदमी समाधानित हुआ। अगर इससे पहले चाहे उसका कुछ भी बात हो, अगर उसने ये चीजें प्रमाणित नहीं करी, तब तक ना अपने आप से वो कह सकते और ना हम कह सकते कि वो क्या है, समाधानित। इस तरह से इस कचरे से छूटने के लिए बाबा जी ने एक ही उपाय बताया है कि समझदारी होना है। समझदारी का क्या मतलब हुआ? कोई आप में से बता सकता है समझदारी का क्या मतलब समझते होंगे आप सब? संजय बेटा, परसों कोई बच्चा? हुई थी। थोड़ा बहुत बोलो बेटे, आपको आपसे तो मैं मिलने आया हूँ थोड़ा बहुत बात करने, असलियत में तो थोड़ा बहुत आपसे सुनने, आपसे सुन के अच्छा लगता है ना, बोला करो। या नहीं बोल सकते कुछ ऐसा? श्याम और संजय, ये जब हम परसों ऑफलाइन क्लास ले रहे थे स्कूल में, तब भी समझदारी में तीन चीजों को ऐड किया गया था, तीन प्रकार का जो ज्ञान था। सर उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। सर, तीन तरीके का ज्ञान होता है समझदारी में। पहला, हाँ जी, जीवन ज्ञान। हाँ, दूसरा, और कोई बोल सकता बेटा जिसको सर, पता है? सर एक और पता है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। दूसरा बढ़िया। वाला मिसिंग है सर। संजय बोल रहा, संजय बोलो बेटा। अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अस्तित्व दर्शन ज्ञान पहले नंबर पे आएगा या दूसरे पे आएगा? पहले पे। पहले पे। बढ़िया। शानवी, आपको कुछ बोलना है बेटा? सर अभी तो मैं सुन ही रही थी, अभी नहीं कुछ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यही बात है ना, समझदारी का मतलब, समझ का मतलब क्या हो गया कि जब आप इन तीनों ज्ञान के साथ, है ना, अपने आप को ऐसा प्रमाणित भी कर पाते, तो आप क्या बने? समझदार बन गए। समझदारी का मतलब यही है कि जो भी बातें आपके पास अभी हमारे पास से पहुंच रही हैं, ये एक तरह से होगी आपके पास सूचनाएं। इसको अब आप अगर मानेंगे जानने के लिए, कैसे? ये जो आप जो भी बातें अभी मानेंगे ना, इसको क्यों मानेंगे? ताकि मैं इसको जानूं। जब आप इसको जान जाओगे तो आप सब चीजों को, जो भी अस्तित्व में या आप पूरे संसार में देख रहे हो, सब चीजों को आप पहचान पाओगे। इनके पास, इनके साथ मेरा क्या संबंध है, इसकी आपको ठीक से पहचान होगी।
और जैसे ही आपको इनके साथ पहचान होगी तो इनके साथ मानवेतर प्रकृति यानी तीनों अवस्थाएं जो हैं, इनके साथ आपका क्या संबंध है, कैसे इसको निर्वाह करूं, ये सब चीजें आपके अंदर सुलझन होगी, यानी आप सब चीजों में सुलझे हुए होंगे। मानव मानव संबंध हो चाहे मानव प्रकृति संबंध हो, जैसे ही आपने इन दोनों संबंधों को प्रमाणित किया, निर्वाह किया, पहले माना, फिर उसको जाना, फिर इनके साथ अपने संबंधों को पहचाना, और पहचानने के बाद आपने निर्वाह करा, ये आपने अपनी समझदारी का प्रमाण कर दिया। जानना और मानना आपकी समझदारी है, और इस समझदारी को जब आप पहचान करके और निर्वाह करके आप प्रमाणित कर देते हैं, तो आपको को ही एक लक्ष्य जो आपका है समाधान, उसको आप पा गए, ये बात निकलती है। समाधान पाते ही समृद्धि का कार्यक्रम अपने आप बनता है, अगला जो मानव लक्ष्य है। इसके लिए ज्यादा जोर नहीं लगेगा, बस एक ही चीज है कि मेरे को पहले इन संबंधों की सही तरीके से पहले जान मानूं। एक बार जो भी मुझे मेरे श्रेष्ठ जन, मेरे गुरुजन बता रहे हैं, जो भी मेरे साथी बता रहे हैं, और उनको फिर जान करके इनको साथ में मेरा क्या संबंध है इसको पहचानूं, और इन सब पहचान करके इन संबंधों का निर्वाह करूं। निर्वाह करने के बाद अपने आप से ये चीजें हैं कि समाधान और समृद्धि प्रमाणित होती ही है, उसके लिए कोई अब आगे की बात नहीं है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो समझदारी का मतलब थोड़ा बटे हुए पता चला। समझदारी का मतलब क्या हो गया, जो भी चीजें यहां से आप सुन रहे हैं उसको पहले मानना। किस लिए मानना, ताकि इनको सबको क्या कर पाऊं, जान पाऊं, इसलिए मान रहे हो। यानी मानना जानना, ये दो चीजें के साथ आप क्या बोलेंगे कि मेरे को क्या हुई, समझदारी। ये समझदारी को फिर आप इस संसार में क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। प्रमाणित में क्या आ जाएगा, पहचानना और निर्वाह करना पूरा। इस तरह से आप क्या हो गए, समाधानित हो गए। यानी सुख कब है, जब आप समझदारी हो करके आपने उसको पहचान निर्वाह करके प्रमाणित भी कर दिया और आप समाधानित हुए, इसी को आप सुख बोलोगे। ये सुख ही आपका असली धर्म है, यही आपको पाना है। इसको जब तक आप नहीं पाओगे तो आप हमेशा अभी भी लड़ाई झगड़े में या किसी न किसी समस्याओं में आप फंसे मिलोगे। ये बात श्याम बेटे थोड़ा सा समझ में आती है बात। पहले चीजों को समझना है और फिर उसको प्रमाणित करना है, उसका रिजल्ट भी दिखाना है कि यस मेरे को सारे संबंधों की पहचान हुई और मैंने उसको निर्वाह भी कर दिया। तभी क्या होते हैं, आप समाधानित होते हैं। आगे पढ़ते हैं। शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, ये कल भी बात हुई थी कि विज्ञान के साथ हम चैतन्य प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। दर्शन के साथ यानी फिलॉसफी जो है उसमें हम क्रिया पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं कि हमारे जो ये क्रिया है, जो भी जीवन की क्रियाएं हैं किस तरह से चल रही हैं, कैसे इनका क्या प्रयोजन है, ये सारी चीजों का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। मनोविज्ञान में हम संस्कार का अध्ययन कर सकते हैं। यानी वही बात आ गई फिर इसको संस्कार में क्या आपने सुना ही होगा, संस्कार अनुसंज्ञता बोलते हैं, सुना है? संस्कार अनुसंज्ञता बोलते हैं ना। प्राण अवस्था में क्या है, कौन सी अनुसंज्ञता है प्राण अवस्था में? जैसे आपने देखा होगा ना, पदार्थ अवस्था में कौन सी है, परिणाम अनुसंज्ञता। प्राण अवस्था में कौन सी पढ़ते हैं, जीवानुसंगी, बीज अनुसंगी, बीज अनुसंज्ञता है ना। और तीसरा कौन सा हो गया फिर, जीव अवस्था। जीव अवस्था में कौन सी अनुसंज्ञता, किसके साथ उसका आचरण निश्चित दिखता है हमें, उसकी निरंतरता उसका पूरा दिखता है। तो जीव अवस्था में वंशानुसंज्ञता,
और ज्ञान अवस्था में किसके साथ दिखता है? संस्कार अनुसंज्ञता। संस्कार का क्या मतलब हो गया? मेरी स्वीकृतियां, मेरी एक्सेप्टेंस। किसके प्रति? किसके प्रति आपको एक्सेप्टेंस करना है? क्या आपको स्वीकार करना है? आपको सत्य को स्वीकार करना है ना। सत्य क्या है वो अभी आगे जानेंगे ही हम, इसको जब ले लेंगे। भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। यानी टोटली अगर हम किसी भी चीज में जाएंगे तो हम असलियत में मानवीयता को ही पढ़ेंगे। चाहे हम विज्ञान पक्ष में पढ़े, चाहे दर्शन में पढ़े, चाहे मनोविज्ञान में पढ़े, चाहे भूगोल में पढ़े, अल्टीमेटली हम पूरे के पूरे किसको पढ़ेंगे? मानवीयता पक्ष को। यानी तीनों के तीनों ज्ञान को, अस्तित्व ज्ञान भी, जीवन ज्ञान भी और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान भी। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज में आप एक ही चीज को पढ़ोगे, वो कहीं ना कहीं घूम करके ये सब चीजों को साथ में लेके ही चलेगी। कभी भी आप किसी चीज को एक में, जैसे ऐसा नहीं है कि आप जीव चैतन्य प्रकृति जब पढ़ोगे तो आप जड़ प्रकृति को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। बस उसमें ये दिखा रहे हैं कि विज्ञान पक्ष में मेन कहां पर रहेगा? चैतन्य प्रकृति का ध्यान रहेगा, लेकिन बातें तो पूरी ही होंगी। इसका मतलब हर जगह आप पूर्णता की तरफ ही चलोगे, किसी भी चीज से पकड़ लोगे तो। ऐसा नहीं है कोई एक चीज अधूरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष का ही ज्यादा अध्ययन हो रहा है। हर एक चीज में दिखती रहेगी आपको। आपको धीरे धीरे ऐसा भी लगेगा कि चाहे मैं विज्ञान पढ़ूं, चाहे मनोविज्ञान पढ़ूं, चाहे भूगोल, चाहे इतिहास, हर एक सब्जेक्ट में मेरा मन लगा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को तो मनोविज्ञान बहुत अच्छा लगता है, विज्ञान अच्छा नहीं लगता है ना, दर्शन नहीं अच्छा लगता है, इसमें मेरा नीरसता आ गई। ये चीजें इसमें नहीं चलती। अभी के जो सब्जेक्ट है उसमें क्या चलता है? इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मेरा ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जब चाहे विज्ञान पढ़ा जाए, चाहे मनोविज्ञान पढ़ाया जाए, चाहे भूगोल, चाहे इतिहास, हर एक में आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी बात हो रही है और मेरे को पूर्णता की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी आपके अंदर हमेशा स्वीकृति बनी रहेगी। अभी क्या है, हमारे अंदर विषयों की स्वीकृतियां नहीं बन रही। मेरे को लगता है कि मेरे को सब मैथ पढ़ना है और चीज मुझे नहीं पढ़नी है, इसके कारण हम सब अटके पड़े हैं। ऐसे इस शिक्षा के अनुसार हर एक विषय में ऐसी बातें आएंगी जिससे हमें किसी भी विषय से कोई अस्वीकृति नहीं होगी। हर विषय मेरे को किस तरफ लेके जा रहा है? जागृति की तरफ। यहाँ पर हर एक विषय का क्या लक्ष्य रहेगा कि मानव में व्यवस्था स्थापित हो। अभी मानव में व्यवस्था को स्थापित करने का यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है सब्जेक्ट्स में। सारा का सारा कार्यक्रम सिर्फ अपनी सुविधाओं को बढ़ाना, मनाकार को साकार करने का कार्यक्रम है। मन स्वस्थता को सुनिश्चित करने का आप खुद से सोच के देखिए कहाँ कार्यक्रम है। बड़े से बड़े नौकरी वाले, बड़े से बड़े पैसे वाले, कहीं पर भी कोई किसी के बारे में नहीं सोच पा रहा, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। और जहां अपना और पराया लगता है वो पशुओं में देखा जाता है, इंसानों में नहीं देखा जाता। इसका मतलब अभी तक ज्ञान अवस्था संसार में प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि वो संस्कार अनुसंज्ञता से चलती है। अभी उसकी शुरुआत हमसे होगी और आगे ये हमारे जो पहले के लोग हैं उन्होंने बढ़ाया ही है, जितना बढ़ाया उतना कृतज्ञता है ही। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को अब समझना पड़ेगा कि अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर जिम्मेदारी बनती है, आपको दिखती है, इसका मतलब है कि आपको समझदारी आ गई है, क्योंकि समझदारी से ही किसी चीज जिम्मेदारी ली जाती है। ठीक, आगे देखो, इसमें बोला गया कि इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने से मानव की प्रवृत्ति सहज रूप से व्यवस्था में जीने की, अपने को प्रमाणित करने की होगी। यानी जैसे ही आपको शिक्षा मिलेगी मानवीयता की, तो उसमें जितने भी आपकी प्रवृत्ति है, जो आपके हैबिट्स हैं, उस सारे हैबिट्स में आप व्यवस्था में जीने की तरफ बढ़ेंगे और अपने आप को व्यवस्था में जी रहे हैं इसका प्रमाण संसार को देंगे। कैसे प्रमाण देंगे? आप व्यवस्था में जी रहे, इसका क्या प्रमाण है कि जो आपके पास है, जो आपके पास लोग हैं, वे भी व्यवस्था में जीने लग जाएं, यही आपका प्रमाण है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं व्यवस्था में जी रहा हूं और यही प्रमाण है कि मैं व्यवस्था में जी रहा हूं, बाकी कोई मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा, कोई मेरे को कॉपी करना चाहता नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे में अभी भी पूरी बात नहीं पहुंची है। क्योंकि अगर हम व्यवस्था में जीने लगे तो हमें सब स्वीकार करेंगे और हमें यही मेरा फिर प्रमाण रहेगा कि यस मैं व्यवस्था में था, इसलिए सामने वाला भी किसमें हो गया, व्यवस्था में। यही मेरे व्यवस्था में रहने का प्रमाण है, यही मेरे समझदार होने का प्रमाण है, यही मेरे समाधान का प्रमाण। मतलब प्रमाण क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरे से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, मेरे जैसा दूसरा बन ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि अभी मुझे ही समझ में नहीं आया कि क्या बात हो रही है क्या नहीं। इसलिए आगे बोल रहे हैं, इसलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से नहीं होता है। ये एक लाइन छूट गई ना ऊपर। अपने पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व में जीने के अवसर, आवश्यकता, सफलता के स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही हमें शिक्षा में मानवीयता मिली तो हमारे जो ये लक्ष्य है ना, 4 समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व, ये सारे लक्ष्यों को हम पा लेंगे और इनको प्रमाणित भी कर लेंगे। सिर्फ इतनी देर है कि हमें शिक्षा कौन सी चाहिए, मानवीयता की शिक्षा, जिससे कि हम अपनी अल्टीमेट जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, जो समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व है मानव का, उसको हम प्रमाणित कर पाए। इसलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से होता नहीं। इसका मतलब क्या बता रहे हैं अभी भी भाई, अगर शिक्षा मिली है तुम्हें तो इसका मतलब है कि तुम्हें मानवीयता के साथ पूर्ण हो गए हो, यही है। अगर मानवीयता आपके अंदर आई नहीं और आप बोल रहे हो आई एम एजुकेटेड पर्सन, दैट यू आर अ लायर, यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, आप एजुकेटेड नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसे एजुकेटेड होते हैं तो ऐसे एजुकेटेड को हम दूर से नमस्ते करते हैं, जिन्होंने धरती को रहने लायक तक नहीं छोड़ा, है ना। ऐसे अगर एजुकेटेड हम भी बन गए तो हम तो और जल्दी विनाश की तरफ जाएंगे। तो ऐसे से बढ़िया हम क्या रह पाए, अनएजुकेटेड ही ठीक है, हम उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए ऐसे शिक्षित बनना है जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी मुझे स्वीकारने योग्य हो कि यस आई विल बी एजुकेटेड लाइक दिस, ऐसे एजुकेटेड मैं भी बनूंगा। इसके लिए फिर हमें एक ही शिक्षा चाहिए, उसका नाम है मानवीयता पूर्ण शिक्षा, जिसमें हम एक दूसरे का साथ निभा करके इस धरती के लिए पूरक हो पाए, इस धरती को जो अभी बीमार हो रखी है इसको वापस स्वस्थ कर पाए। इसके लिए अगर कोई शिक्षा है तो वो कौन सी शिक्षा है, मानवीयता पूर्ण की शिक्षा। ना तो ज्योग्राफी सबने पढ़ ली, हिस्ट्री सबने पढ़ ली, परमाणु को सबने देख लिया, कर लिया, उनके साथ जो भी कर सकते थे, उनसे अगर व्यवस्था आती तो अब तक तो आ जाती। आगे देखिए, अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वे हमारे प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं, उनमें सार्वभौमिकता नहीं है। अभी किन चीजों को संस्कार मान रखा है, नमस्ते करना, है ना, इन चीजों को क्या मान रखा है, संस्कार मान रखा है। ये बहुत अच्छा बच्चा भाई, ये तो नमस्ते करता है, जब भी आते हैं जब भी नमस्ते, जाता है जब नमस्ते, है ना। किसी को अच्छा अच्छा बोलना, उसकी जो गलतियां हैं उसको छुपा करके नॉर्मल लड़ाई नहीं करना चाहता, भाई मैं अच्छा अच्छा बोल देता हूँ, स्वीट स्वीट बोल देता हूँ। इसका क्या मतलब समझाइए, ये संस्कारवान बच्चा है, ये कभी भी गुस्सा नहीं होता। गुस्सा होना ये चीज नहीं है कि हम किसी चीज को अगर लाउडली कोई चीज को बोल रहे हैं या किसी चीज पर किसी का ध्यान सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो हम अगर उसमें हमारी टोन को देखा जा रहा है, उससे हमको बोला जा रहा है कि ये संस्कारवान है या संस्कारवान नहीं है, तो ये एक बात यहाँ पर नहीं है। संस्कारवान का मतलब एक ही चीज है कि वो जो सत्य है उसके साथ है और उसकी स्वीकृति के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, अपने आप से सिर्फ उसका वही चीजें निकल रही है। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि वो दो चीजों में हो जाए,
सबसे मीठा मीठा बोलता रहे, हाँ जी ठीक है जी गुरु जी, ठीक है, ऐसा कर लो जी, वैसा कर लो जी। ये नहीं है संस्कार। हमने तो ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छी अपनी एक जगह बनानी है लोगों में। ये तो आदमी बिल्कुल गुस्सा ही नहीं करता, ये तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं करता है, ये तो बहुत शांत रहता है, बहुत शांत स्वभाव का है। ऐसा तो हमने लड़का देखा ही नहीं, हर चीज में मान लेता है, हर चीज को कहना मान लेता है। इन चीजों को संस्कार थोड़ी ना मानना है। संस्कार तो यही हुआ ना कि मैं अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं, ये संसार में जो मुझे चारों अवस्थाएं दिख रही हैं, इनके साथ मेरा क्या संबंध है, इसकी ठीक से पहचान हो पाए और पहचान के साथ निर्वाह हो पाए, यही है मेरा असलियत में संस्कार। इसमें मेरी स्वीकृतियां बनती हैं कि कैसे क्या है, क्यों है कोई चीज, कैसे है कोई चीज, ये क्या है, क्या ये अभी इस चीज को हमने देखा नहीं है, समझा नहीं है, और समझे नहीं है तो बिना समझे संस्कार आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। संस्कार जब भी आते हैं जब पूर्ण अस्तित्व को जैसा है उसको वैसा रहने में प्रमाणित कर देते हैं, तो हमारे अंदर संस्कार दिखते हैं और ये संस्कार मल्टीप्लाई होते हैं। अभी मान्यताएं हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो रही। पहले के लोग कुछ कपड़े पसंद करते थे, उनको संस्कार बोलते थे। आज लोग कुछ कपड़े पसंद कर रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं कि ये संस्कार तो देखो धुल गए, लोग संस्कारवान नहीं है। क्यों? कपड़ा ऐसा पहनता है। कपड़ों से संस्कार थोड़ा देखा जाता है, खाने पीने से थोड़ा संस्कार देखा जाता है। संस्कार तो एक अलग चीज है जिससे हमें सारी चीजें दिखेंगी, उसको हमें प्रमाणित करना पड़ेगा। इसके बाद आगे पैराग्राफ लास्ट है ये कि तीसरा बिंदु है सत्य। सत्य क्या है? तो बोला सत्य है अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आना ही सत्य है। यानी अस्तित्व हो गया स्थिति और सहअस्तित्व हो गया गति। यानी अगर आप इस धरती के पाठ में लोगे तो यहां पर इस पूरी धरती में 4 अवस्थाएं हैं, है ना। इन 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं में क्या है? व्यवस्था। पहली 3 अवस्थाओं में क्या है? व्यवस्था। और चौथी अवस्था है जो उसमें क्या नहीं है? व्यवस्था नहीं है। उसमें अभी व्यवस्था को प्रमाणित करना है। जैसे ही चौथी अवस्था में व्यवस्था प्रमाणित होती है उसी टाइम पर यहाँ पर इस पूरी धरती पर सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अस्तित्व है और ये धरती पर भी अस्तित्व अब क्या हो गया? प्रकट हो गया, प्रमाणित हो गया। अभी अस्तित्व है लेकिन वो अभी धरती पर प्रकट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी मानव का लक्ष्य जो है, अल्टीमेट लक्ष्य जो सहअस्तित्व है, वो प्रमाणित नहीं हो पाया। सहअस्तित्व का क्या मतलब है कि उसको हर संबंध, चाहे मानव प्रकृति हो चाहे मानव मानव हो, हर संबंध को उसको निभाना आता है और उसको वो प्रमाणित कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि धरती पर अभी सहअस्तित्व प्रमाणित होना बाकी है। अस्तित्व में पहले से ही क्या है? व्यवस्था है। इस धरती पर व्यवस्था लाने के लिए हमें जो चौथी अवस्था है उसमें व्यवस्था का स्वरूप समझकर इसको प्रमाणित करेंगे तो यहाँ पर भी सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। इससे से ही कहेंगे कि अस्तित्व सहअस्तित्व हो गया, प्रमाणित हो गया। स्थिति जो थी वो गति रूप में भी प्रमाणित हो गई। यही है सत्य। इसका मतलब अभी तक धरती पर सत्य प्रकट नहीं हुआ। हम अभी सत्य को प्रकट करने योग्य नहीं बने। क्यों? क्योंकि सत्य समझ आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है। इसका मतलब है कि हमें अभी तक सत्य ही समझ नहीं आया है कि क्या सत्य है। अस्तित्व को सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में ही अध्ययन किया जा सकता है। यानी अगर अस्तित्व को हम 4 अवस्था, सत्ता मतलब क्या हो गया? व्यापक में संपृक्त प्रकृति मतलब क्या हो गया? संपृक्त प्रकृति मतलब हो गया जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति, यानी चारों अवस्थाएं। प्रकृति को आप ऐसा बोल लीजिए अभी 4 अवस्थाएं। सत्ता में जो ये 4 अवस्थाएं हैं इनको जब एक साथ मिलकर के अध्ययन करेंगे, यही है अस्तित्व का अध्ययन। मानवेतर प्रकृति में कौन आता है? तीनों अवस्थाएं। मानव अलग से हो गया। ये जब चारों के चारों एक दूसरे के क्या है? पूरक। जैसे अभी जेपी भाई भी अभी जब आप दोनों श्याम और संजय होगा वो बेटा कौन, तो ये दोनों को क्लास में बता रहे थे ना वो पूरकता और उपयोगिता कैसे एक दूसरे के साथ है। वही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कैसे मानवेतर प्रकृति यानी तीनों अवस्थाएं
और मानव ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, पूरक है। यही समझ में आता है तो इसका मतलब हमारा अध्ययन पूरा हो गया। अध्ययन पूरा हो गया इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को व्यवस्था समझ में आ गई और मैं भी व्यवस्थित हो गया। इस विधि से जीने की कला को विकसित कर लेने पर मानवीय व्यवस्था ही होती है। अगर ऐसे हम जीना प्रकट करेंगे तो इसके अलावा मानवीयता के व्यवस्था के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जिएंगे, यानी हमारे पास फिर कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि अब मैं कभी कभी किसी के साथ अन्याय कर दूं, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक बार समझ लेता है उसके बाद उसकी समझ जाती नहीं है। अभी तो लोगों को ऐसा ही लगता है, यार तेरे को तो बहुत समझदार मान रखा था, तूने ऐसी हरकत कैसे कर दी, जबकि हमने उनको समझदार माना है। असलियत में वे समझदार नहीं होते। यदि समझदारी होती है तो हम न्याय में ही जिएंगे, फिर हमेशा तो हमेशा व्यवस्था में ही जिएंगे, हमेशा परिवार में ही जिएंगे और व्यवहार में प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करते रहेंगे। अन्यथा शक्ति केंद्रित शासित कुछ नहीं करेंगे, यानी हम कभी भी शासन नहीं करेंगे, हम हमेशा व्यवस्था ही रखेंगे। अभी क्या लोग हैं एक दूसरे पर शासन करते हैं, हम मनवाते हैं बात को, बस यही बात माननी है, जानना कुछ नहीं है भाई, मानना है, यही बात बोल दिया तो बोल दिया। यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको आप मानिए, जानने के लिए मानिए, यानी आपको प्रस्ताव दिया जा रहा है और उसको आप आगे एक्सप्लोर कीजिए ताकि आप भी जान पाए, आप भी हमारे जैसे हो पाए। इसमें आपको कोई चीज थोपी नहीं जा रही। यही है जिसको व्यवस्था का स्वरूप बोला जाता है। शासन में क्या होता है, नहीं यही सही है, या ये नहीं बोला यही सही है या यही गलत है, ये सही गलत का आप निर्णय लीजिए, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। यहाँ पर जीवन विद्या में जब भी आप होंगे आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये गलत है ये सही है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला जाएगा कि अस्तित्व क्या है, सच्चाई हमारे रूप में क्या है। अब आप इसको स्वीकारें एक बार और इसको फिर जानने का प्रयास करें और अपने आप में देखें कि क्या सही और क्या गलत है। इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त और समृद्ध सहज स्थिति में हम पहुंचेंगे, यानी हमारे अंदर एक निश्चितता होगी, आश्वस्तता होगी, एक विश्वस्तता होगी, यार हाँ मैं सही जी रहा हूं, समृद्धि, यस, समाधान आगे बढ़ेगा। इस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आज का पठन था, इसमें किस तरह से हमने मानव की परिभाषा को पढ़ते हुए आगे बढ़कर सत्य तक पहुंचे, बहुत अच्छा था। मतलब और आप कुछ बोलेंगे तो ठीक है। जेपी भाई नमस्ते, आपको भी देखो आप कैसा मैंने करा, थोड़ा बहुत आप भी मार्गदर्शन। बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बल्कि जब मैं स्वयं पढ़ता हूँ ना तो कुछ बारीक चीजों पर ध्यान नहीं जाता, धीरे धीरे कुछ बातें और ज्यादा क्लियर होती है। जैसे आज एक सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इस पर एक विचार अलग से उत्पन्न हुआ, वो अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरा, आकार को साकार करने वाला आपने बहुत बढ़िया दिया कि मन में जो आकार बने हैं, मन में जो आकार बने हैं मतलब मन में जो चित्र बने हैं, मन में जो चित्र बने हैं मतलब मेरी आशा विचार इच्छा जो है उसके अनुरूप मेरे मन में कुछ चित्रण हुआ। मेरा घर कैसा हो, मेरी गाड़ी कैसे है, कहाँ रहना है, रहने का स्थान कैसा हो। हम जब एक घर का डिजाइन करते हैं सोचते हैं कि मुझे एक नया मकान बनाना है, उस मकान के किस कोने में क्या होगा, किस कोने में क्या रखा जाएगा, क्या व्यवस्थित किया जाएगा, ये सारा चित्र मेरे दिमाग में उभरता है। ये बड़ा होकर क्या करना है, सारे सपने में बुनता हूं। तो मनाकार को ये सब आप समझ सकते हैं इतना कि मानव के जो सपने हैं वो साकार करने वाला, मानव ने जो इच्छाएं अपने मन में बनाई हैं उनको साकार करने वाला। साकार करना मतलब उनको आकार देना, वो जो मन में है वो आकार में आ जाए। यानी जैसा घर मैंने सोचा वैसा घर मैंने बना दिया, उसको साकार कर दिया। जैसा सोचा था वैसा आकार बन गया, इसको साकार हो गया। दूसरा, ओमवीर भाई बहुत अच्छी आप आज चर्चा में बात आई, दो आकांक्षाएं, सामान्य आकांक्षाएं,
अब आम आदमी को क्या चाहिए? सामान्य चीजें, उसमें तो आहार, आवास और अलंकार, 3 चीजें ही हैं। अब ये जो महत्वाकांक्षा वाली चीजें हैं, मेरी इस पर आज ऐसा विचार आया कि इनकी जरूरत आदमी को अपने महत्व को दिखाने के लिए पड़ रही है। दूर भ्रमण जाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी गाड़ी चाहिए। गाड़ी कौन सी चाहिए? 2 पहिया चाहिए, 4 पहिया चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, या अपना पर्सनल जहाज चाहिए। ये उसकी जो आकांक्षा है, जो उसके महत्व को दर्शाए, और आदमी अपने महत्व को दर्शाना ही चाहता है, तो इनके माध्यम से दिखाता है। दूर गमन के साधन, दूर श्रवण के, अब मोबाइल फोन कैसा हो, है ना? जो फोन मेरा एक नोकिया के फोन से काम चलता है, वो अपने महत्व को दिखाने के लिए मैं आईफोन खरीद लेता हूं। तो ये महत्वाकांक्षा है, जो उसकी जो आकांक्षाएं हैं अपने महत्व को लेके, अपने महत्व को दिखाने के लिए, जिनका प्रयोग वो अपने इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए करता है कि यस आई एम द वेरी इंपोर्टेंट आदमी। और वह सबसे बड़ी बात तो यही है कि कैसे आदमी ने घर को बड़ा मान लिया इंसान से, हाँ, रोटी को बड़ा मान लिया इंसान से, कपड़ों को बड़ा मान लिया इंसान से। उसको धमका देता है, यार कहाँ खिंडा दिया, क्या मेरा कपड़ा गंदा कर दिया, बिल्कुल। गाड़ी को लग गई थोड़ी बहुत कुछ, उसका सर फोड़ दिया, उससे लड़ पड़े, उसको मारपीट कर दिया, उसको गाली गलौज कर दिया। कोई भी चीज, फोन हो गया वो टूट गया थोड़ा बहुत, या कोई स्क्रैच लग गया, यार मेरा फोन खराब कर दिया, कैसा है तू, डांट रहे हैं। यानी एक इंसान को से भी बड़ी चीज इनको मान रहे हैं ये, जबकि ये पदार्थ अवस्था है। तो वो पदार्थ अवस्था है, ज्ञान अवस्था बहुत बड़ी विकसित इकाई है। बढ़िया अम्बे भाई, मतलब आपने पढ़ा तो ये जब शब्द आए तो एक अन्य एक चित्रण बना, और वो चित्र बढ़िया बना आज। तो कृतज्ञता अम्बीर भाई आपके प्रति भी, आपने पढ़ा आज और मैं इसको सुन पाया, और सुनते हुए एक चित्रण जो बन पाया वो सबके साथ शेयर किया आज। तो अभी ऐसा विचार बना है, सामान्य आकांक्षा की तो जो वस्तुएं हैं वो आदमी को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। जब महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ते हैं तब फिर ये मारकाट मस्ती है, ये सुविधा संग्रहण होता है, ये शोषण होता है। हालांकि जरूरी है। अब मानव ने एसी बना दिया तो भाई इसका प्रयोग करना, लेकिन सकारात्मक प्रयोग कैसे किया जाए? अब कई बार जैसे हम थे, हमारे सामने भी क्वेश्चन आता था कि भाई हम ये तो बोल देते हैं कि एसी ठीक नहीं है, एसी से पोल्यूशन भी होता है, गर्मी बढ़ती है, ये तो हमने बोल दिया। लेकिन हम जब हापुड़ में थे वहां एसी रूम में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, सारे हमारे प्रबोधक भाई कमरे में एसी लगे हैं। तो अब ये देखिए कि हम एसी का प्रयोग वहां कहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, अगर कमरे में एसी लगा है तो वहां एसी का सदुपयोग हो रहा है, क्योंकि वहां आदमी ज्ञान प्राप्त कर रहा है। एक तरफ तो हम एसी का प्रयोग कहां कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझने के लिए, अस्तित्व में सह अस्तित्व को देखकर उसको जीव कर उसको प्रमाणित कर पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहां एसी का सदुपयोग है, क्योंकि अगर वहां एसी नहीं होगा तो हम बैठकर ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हमारा सारा दिमाग कहां पे जाएगा? गर्मी नहीं है, लाइट कब आएगी, पंखा कर लूं। हम किताब को लेने के ऐसे ऐसे उसको बस पंखा बना के करने लगते हैं, तो दिमाग वहां पर हमारा पलट रहा है। जिस दिशा में दिमाग जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा। तो वहां मुझे लगा कि एसी का सदुपयोग हो रहा है। अब एसी का दुरुपयोग कहां पर कर रहे हैं हम? टाइम पास नहीं हो रहा, जाके मूवी थिएटर में चले गए और वहां एक साथ 10-10, 12-12 एसी चल रहे हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे सार्थक कार्य, मॉल देखो, मॉल पूरा है ना, पूरा मॉल देख लो, एसी मॉल है पूरा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस मॉल में जाकर हम कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये जो है, जो साधन है, इनकी सदुपयोगिता कहां की जाए। और महेंद्र भाई भी कहते हैं कि अभी हमें पृथ्वी बचाने पर काम नहीं करना, अभी हमें काम करना समझदार होने पर। जब हर मानव समझदार हो जाएगा तो पृथ्वी अपने आप ही बच जाएगी, हमें कुछ नहीं करना।
तो मनुष्य अभी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जीवन विद्या, हमारा टारगेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझदार बनाना। जितने लोग ज्यादा समझदार बनेंगे, पृथ्वी के बचने का कार्यक्रम उतना ही मजबूत होगा। ये जो वातावरण बदल रहा है, प्रकृति में जो तापमान बदल रहा है, ऋतु संतुलन बदल रहा है, इस सब के पीछे जो मूल कारण क्या है? मानव की नासमझी। अगर मानव ही समझदार हो जाएगा तो फिर हमें धरती को बचाने की जरूरत नहीं, धरती अपने आप ही सेटल हो जाएगी। जैसे कोविड के टाइम में देखा था, मानव पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था यमुना को साफ करने का, गंगा को साफ करने का, नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मानव ने उसमें हस्तक्षेप करना बंद किया, प्रकृति ने अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर लिया, अपने आप ही यमुना और गंगा नदी बिल्कुल साफ हो गई। तो यह सारी प्रॉब्लम मानव के कुछ करने से है, ना करने से नहीं है, इतना ही समझना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा हो गया था। हाँ भाई, यमुना का या गंगा का जल सुधरने का अर्थ ही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो गया। आसमान इतना साफ हो गया था कि जो तारामंडल, जो तारों के समूह आकाश में है, वो हमें खुली आंखों से दिखने लगे थे। और अब बाहर जाके देख लो, इतना धूल भरा वातावरण है। गंभीर भाई, अभी पीछे कुछ दिनों में पहले मैं पटना गया था, अब गर्मी का मौसम था। आमतौर पर सर्दी के मौसम में मैंने फ्लाइट में दिल्ली का मौसम देखा है, लेकिन अब की बार जब मैं गर्मी में पटना से वापस आ रहा था, तो जब फ्लाइट यूपी में थी, बिहार में थी, तो आसमान बिल्कुल साफ था, नीला था, वो बादल भी सफेद हमें दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही हम गुड़गांव और दिल्ली के एटमॉस्फेयर में हमने प्रवेश किया, पूरा आकाश एक जैसे ग्रे कलर की चादर हो जाती है, वैसा हो गया। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम नीचे ही पृथ्वी को खराब कर रहे हैं, जल प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। नहीं, ये जो एयर पोल्यूशन है, आसमान से कितना क्लियर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली कितनी दूषित है। तो बस सारा काम यही है, मानव को कुछ छोड़ना नहीं है, मानव को समझना है। जब समझेगा मानव धीरे धीरे, तो उसकी जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्था में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जैसे जैसे मानव व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाएगा, वो अव्यवस्था को पीछे छोड़ता हुआ चलेगा। और अव्यवस्था को पीछे छोड़ने का मतलब है कि हम संतुलन की दृष्टि में काम कर पा रहे हैं। अगर संतुलन होगा तो यही तो मानव को प्रमाणित करना है। अगर किसी चीज की कमी है तो क्या है? मानव संतुलित नहीं है, यानी उसकी उपयोगिता पूर्वकता नहीं। अगर वो संतुलित ही हुआ जा रहा है तो इसका मतलब है वो अस्तित्व में बाकी की जो मानवेतर तीन अवस्थाएं हैं, उनके साथ अपनी उपयोगिता पूर्वकता को समझ रहा है। इसका एकमात्र उपाय केवल और केवल समझदारी है, जिसमें हमारे पास तीनों प्रकार का ज्ञान है। तो अभी हमें कुछ भी पृथ्वी को बचाने के लिए नहीं करना, कुछ भी गंगा को साफ करने के लिए नहीं करना, कुछ भी दूसरे को समझाने के लिए नहीं करना। वर्तमान में सारा मेरा जो प्रयास है अपनी समझ के लिए है, अपने आप को समझदार बनाने के लिए। क्यों वीर भाई? बिल्कुल, सारा प्रयास मानने और फिर उसको जानने का ही है। बिल्कुल, बाकी फिर आगे की चीजें अपने आप सेट है। बिल्कुल। और मानने से पहले भी एक बार जब आपको लगे कि मैं इसको कैसे मान लूं, तो आप तर्क कीजिए, आप अपने क्वेश्चन रखिए। बाबा जी ने कहा है ये समझने की वस्तु है, मैं समझ गया और मैं दूसरों को समझा सकता हूं, और बाबा जी ने समझाया। जिन अन्यों को बाबा जी ने समझाया, उनको उन्होंने किसी और को समझाया और उनसे हम समझे। तो इसका मतलब ये समझदारी की वस्तु तो है, समझ में तो आना है। तो अमीर भाई, समय ज्यादा हो गया है, अभी 10:05 हो गए हैं। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बोलो सानवी। सर जैसे हमने समझदारी की बात की, तो हम ये बोल सकते हैं कि सह-अस्तित्व को जानना या समझना ही समझदारी है। समझदारी के 3 चीजों में से एक चीज है सह-अस्तित्व को समझना, जिसको हमने नाम दिया अस्तित्व दर्शन ज्ञान।
अगर हम सहअस्तित्व को समझ गए, समझने का मतलब यह नहीं कि मैंने पढ़ लिया और उसको याद कर लिया, या मुझे पता लग गया कि मैं सहअस्तित्व क्या है, मैं इसको दूसरे को समझा सकता हूं, बता सकता हूं, ये अलग चीज है। ये भी देखना है कि अभी तक मेरे पास जो ज्ञान आ रहा है वो सूचना के रूप में ही है। बाबा जी कह रहे हैं कि समझना 100% है, करना 50% होगा तब भी चलेगा, लेकिन समझना 100% है। सही क्या है ये 100% मेरे समझ में आ जाए तो करना अपने आप ही हो जाएगा। अर्थात जब मैं संबंधों को पहचान पाऊंगा तो मूल्य अपने आप ही प्रवाहित होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या था? संबंधों को पहचानना। यहां अब इस अवस्था में पहला काम क्या है? सूचना रूप में पढ़ के या सुन के इस सारे ज्ञान को अपने अंदर सेट कर लेना, अपने अंदर बिठा लेना कि यस, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये क्रमशः जब ज्ञान आप इसको संकलित कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, ये शब्द टू शब्द जब आपकी आचरण में ढल जाएगा, जब आप इसको समझ जाएंगे। अब सहअस्तित्व को समझने का मतलब समझ तो लिया कि सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई, समझ लिया। समझकर करना क्या है? इसको प्रमाणित भी करना है। ये मेरी समझ में आ गया, कैसे पता लगेगा? जब ये मेरे आचरण में आएगा। मैंने समझ तो लिया कि प्रकृति में हर इकाई के साथ मेरा संबंध है, शब्द रूप में आसान है, मैं इसको रट्टे मार लेता हूं। यस, संबंध स्थापित नहीं करना, संबंध तो है ही, संबंध को पहचानना है, ये मैंने रट तो लिया, लेकिन रटने से बात नहीं बनेगी। समझना तो है लेकिन रटने से बात नहीं आएगी। जब मैं अपने स्कूल के गार्ड के साथ मानवतापूर्ण आचरण कर पा रहा हूं, उसका मेरी पढ़ाई में क्या रोल है, ये समझकर मैं उसके प्रति कृतज्ञ हो रहा हूं, तो अब यहां पर मुझे लग रहा है कि सह अस्तित्व आपके आचरण में आने लगा है। एक पेड़ है जिसकी मैं लकड़ी तोड़ रहा था, पत्ते तोड़ रहा था, अब इस पेड़ का महत्व मुझे अपने जीवन में क्या है ये समझ में आने लगा। अब मैं उस पेड़ को तोड़ने की बजाय उसको संरक्षित करने लगा, उसमें खाद और पानी डालने लगा, तब ये मेरे आचरण से प्रमाणित हो रहा है कि सहअस्तित्व क्या है। तो पहले क्या है? पहले केवल समझना है। समझने के लिए सुनना है और पढ़ना है, लिखना भी है, लिखकर रिवाइज भी करना है, बार बार पढ़ना है। जिस तरह एक मूवी हमें अच्छी लगती है, गाना मुझे अच्छा लगता है, तो उसको हम बार बार सुनते हैं। जीवन विद्या के जो सूत्र है, जीवन विद्या का जो ज्ञान है, उसे बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, इससे क्या होगा? ये धारणा मेरे मन में पक्की बैठ जाएगी। मूल्य क्या है, उनका मूल्यांकन क्या है? मूल्यों का मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ है उभय तृप्ति हो गई, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं, ये उसका मूल्यांकन हो गया, हो गई उभय तृप्ति। भैया उभय तृप्ति नहीं है तो इसका मतलब है मूल्यों का निर्वाह अभी ढंग से हुआ नहीं है, मूल्यों को मैंने समझा नहीं है, या संबंधों को ही मैंने नहीं समझा है। तो न्याय का मूल्यांकन क्या है? न्याय का मूल्यांकन है उभय तृप्ति। अगर दोनों पक्षों में परस्परता में उभय तृप्ति हो गई, खुशी हो गई, मैं भी खुश हूं, सामने वाला भी खुश है, लेकिन ये किसके अर्थ में है? पूर्णता के अर्थ में। उभय तृप्ति भी किसके अर्थ में है? पूर्णता के अर्थ में और सही के अर्थ में। क्योंकि बाबा जी ने 2 पेज पहले बताया था कि विचार तो 2 चोरों के भी एक जैसे होते हैं, विचार तो 2 नेताओं के भी एक जैसे होते हैं, लेकिन वो पूर्णता के अर्थ में है या नहीं, इसको भी जांच के देखना। तो बेटे अभी हम केवल समझने के अर्थ में हैं, हम अध्ययनगामी विधि से आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो पहला स्टेप है पठन और श्रवण, अभी हम उसमें हैं, वो कर रहे हैं। अभी जीने में आना है, जीने में आकर प्रमाणित होना है।
मैं कहता तो हूं कि क्रोध मेरी अक्षमता का प्रदर्शन है, लेकिन बार बार मुझे गुस्सा भी आ रहा है। इसको भी देखना है कि वो सूत्र मैंने खाली पढ़ा है, रटा है, सुना है, या वो मेरे आचरण में भी आ गया। यहां आचरण प्रमाण जरूरी है। जब मानव का आचरण का प्रमाण होगा तभी परंपरा बनेगी, उस परंपरा से ही संस्कार बनेंगे। ऐसी मेरी समझ बनी है। बाकी आपका किसी का कोई अन्य विचार है तो रखें। जी ओमवीर भाई, सही था? हाँ जी भैया। अब किसी बच्चे का कोई सवाल है? अगर है तो उसे नोट कर ले, हम कल ले लेते हैं। और ओमवीर भाई, पुनः आपके प्रति कृतज्ञता, सभी बच्चों के प्रति कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और कि कृतज्ञता आप सबने मुझे ये मौका दिया। कृतज्ञता मोबाइल फोन बनाने वाले के प्रति, वाईफाई बनाने वालों के प्रति, जो हम एक साथ यहाँ बैठ और हमारे घर वालों के प्रति भी कि उन्होंने हमें एक कमरा दे रखा है जहाँ हम बोल सकते हैं अच्छे से। नहीं, अच्छे से बोल सकते हैं। घर वालों के लिए कृतज्ञता इसलिए भी क्योंकि 9 से 10 वाला समय परिवार के साथ बिताने वाला समय होता है मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल पूरा, मतलब वो इस बात को वही ना। समझ पा रहे हैं कि हम उस परिवार के साथ ना होके इस परिवार के साथ भी कुछ उपयोगिता पूर्वकता वाला कार्य कर रहे हैं। और इसमें क्या है ना, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हो, आप कभी भी पूरा एक घंटा आपको यहीं रहना पड़ेगा अलर्ट। और कोई तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ और भी कर ले, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी हो जाती है, एक जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत बढ़िया जी। ये ड्यूटी हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। श्याम को पहले जिम्मेदारी दी गई थी कि वो श्याम ही कॉल को ऑन करेगा, श्याम ही सबको कॉल लगाएगा। हाँ तो श्याम में तो इतना उतावलापन था कि वो 1 मिनट पहले कॉल लगा देता था। आज भी 1 मिनट पहले आ गई थी, 59 पे आ गई थी आज। हाँ, शानवी का भी बहुत बढ़िया। मतलब ये जो जिम्मेदारी वाला भाव इन बच्चों ने लिया है, या तो टाइम है हाँ कि भाई 9 बजे का कॉल मिलाएगा श्याम, अगर श्याम नहीं है तो 9:01 पे शानवी मिला देगी, फिर उसके बाद स्नेहा मिला देगी। हाँ। तो सब बच्चे ये वेट करते हैं कि श्याम ना मिलाए तो मैं मिला दूं। हाँ। और बेटे आप सब जब ऐसा हो जाए, कोई स्कूल में कोई बात हो तो, कोई कोई बात हो तो मेरे पास बता दिया करो। मेरा है ना 4th और 5th पीरियड लगभग खाली रहता है। बढ़िया 4th और 5th। बढ़िया ओमवीर भाई, आप जब तक स्कूल में हैं इन बच्चों को एक अच्छी दिशा मिलेगी। मैं आज भी स्कूल में आया था, लेकिन बाहर निकल गया। अच्छा। तो राजेश बहन की थी ना ज्वाइनिंग, तो मैं स्कूल से हाफ डे लेके स्कूल में प्रेयर करा के और प्रिंसिपल सर को हाफ डे बोल के मैं आ गया था। माँ भाई राजेश बहन को ज्वाइन कराना है। अच्छा अच्छा। तो इस बहाने फिर विकास भाई से मुलाकात हो गई, प्रदीप मुंड भी आए थे। हाँ। जीवन विद्या की चर्चा वहां जेडपी ब्लॉक में भी है। ये बहुत बढ़िया भैया। ये कुछ सब जगह। कार्य वहां पर हो रहा है। बहुत मेन चीज तो वही है ना कि ये सच चीज है और सबको स्वीकारने योग्य चीज है, तो सब स्वीकारते हुए हैं। हाँ बढ़िया। अच्छा, एक मुझे घोषणा करनी थी यहाँ पे, सभी बच्चे सुने। अभी जिस प्रकार पिछले साल राजकोट में वार्षिक उत्सव था और मैं, ओमवीर भाई और सभी साथी गए ही थे, और सबसे बड़ी बात है कि वहां कोई शुल्क नहीं होता। वो 2 या 3 दिन 4 दिन चलता है समारोह, उसमें किसी की कोई खाने पीने रहने का खर्चा नहीं होता। केवल अपनी यात्रा के लिए हमें ट्रेन का आने जाने का किराया करना होता है। तो आप में से अगर कोई बच्चा वहां चलना चाहता है तो माता पिता से स्वीकृति ले लें, वहां हम चल सकते हैं। अक्टूबर में शायद है ओमवीर भाई, है ना, बांदा में। हाँ भैया मुझे पता नहीं अभी डेट तो ऐसे। हाँ, मैं आपको लेकिन अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन आप लोग करा लीजिए, है ना। और जो बच्चे, ये यूपी में है बेटा, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। बांदा डिस्ट्रिक्ट में स्वर्गीय ए नागराज जी ने, बाबा जी ने भी वहां ये जो था वार्षिक उत्सव किए हैं। वहां बाबा जी के सम्मेलन हुए हैं। अभी गूगल पे भी आप सर्च करोगे, यूट्यूब में देखोगे तो बाबा जी के जो वीडियोज हैं, बांदा के काफी वीडियोज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव का मानवीकरण कैसे हो सकता है। हम शिक्षा में बाबा जी के पढ़ रहे थे कि बिजनौर में उन्होंने एक स्कूल ओपन किया था जो जीवन विद्या पर आधारित था,
जहां पर लोगों ने आसपास के वातावरण को बदल दिया। अभी तक तो हम क्या समझते थे कि बाहर के वातावरण का प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़ रहा है, लेकिन वहां बाबा जी ने जीवन विद्या की शिक्षा देकर, यानी जो मानवता पूर्ण जो शिक्षा थी, आचरण पूर्ण शिक्षा थी, या जो चेतना विकास मूल्य वाली शिक्षा थी, उससे बाबा जी ने वहां पर ये प्रूव करा दिया कि भैया बच्चों की शिक्षा का जो क्या नाम था इसका, प्रभाव, वो वहां के वातावरण पर पड़ता है। बाबा जी ने वहां के वातावरण को बदल दिया। वहां जो लोगों में आपसी लड़ाइयां होती थी, वो लड़ाइयां होनी बंद हो गई। तो बांदा के इस गांव में भी जीवन विद्या को लेकर बहुत अच्छा कार्य हुआ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ ठहरने की जो व्यवस्था है वो डोरमेट्री में भी है। और बांदा के किसानों के जो गांव है, जो घर है, आप उन घरों में भी रहेंगे, उस घर के साथ आप खाना खाएंगे, वो घर ही आपके रहने खाने का सारा अरेंजमेंट करेगा, वो परिवार ही आपके पूरे आने जाने की व्यवस्था करेगा। तो आप ये देख पाओगे कि जो बाबा जी ने सार्वभौम व्यवस्था की बात की थी, वो किस प्रकार से फलीभूत हो रही है। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, जीवन विद्या के रूप में हम आप और हम आप हमें देख रहे हैं, लेकिन जीवन विद्या किस प्रकार से जीने में आती है, जीवन विद्या में समझा हुआ आदमी किस प्रकार का आचरण करता है, वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सर जी पक्का चलेंगे ना वहाँ पे? भाई अपने माता पिता से अनुमति लो, वो तुम्हारा पर्सनल है, स्कूल से छुट्टी लो, जाओ, हम जा रहे हैं। अच्छा, या तो हम जिस ट्रेन से जाएंगे उस ट्रेन से आप हमारे पास साथ चल पड़ना, जब ट्रेन का बुकिंग कराएंगे एक साथ करा लेना। हाँ सर, वही तो आप ही के साथ जाएंगे ना सर, अकेले कहाँ जाएंगे? हाँ, हम हैं, ओमवीर भाई है, सब एक साथ ही चलेंगे वहां। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो हम डाल देगा भाई जेपी वर्मा विद 3 विद 4 विद 5। वैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन एक के साथ कराया है अभी, तो आप कहेंगे तो आपका भी रजिस्ट्रेशन लिंक हम शेयर कर देंगे, आप करवा देना। ऑनलाइन है वो, तो आपके फोन से ही हो जाएगा। क्योंकि बेटे अगर इसमें उतरना है तो पूरी तरह उतरना है, समझदार होना है। देखो, समझदारी कभी भी थोड़ी या ज्यादा नहीं होती, समझदारी हमेशा पूर्णता के अर्थ में होती है। समझदारी पूरी ही होगी, ज्ञान पूरा ही होगा, ज्ञान कभी थोड़ा नहीं होगा कि थोड़ा अस्तित्व मेरे समझ में आ गया, नहीं बनेगी बात। थोड़ा जीवन मेरे समझ में आ गया, नहीं बनेगी बात। ज्ञान हमेशा पूरा ही होगा, और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान में डूबना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, ज्ञान से घिरना पड़ेगा। समझ रहे ना? ज्ञान के साथ सहअस्तित्व में आना है। इस ज्ञान में, ज्ञान ही व्यापक है, व्यापक ही सत्य है। तो इसमें डूबना, भीगना, घिरा होना हर इकाई के मूल में है ही। क्यों अमीर भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो खाली स्थान है यही व्यापक है, व्यापक तो सत्य है, सत्य ही ज्ञान है। तो ज्ञान में ही डूबा, भीगा, घिरा होना होगा। कई बार ना, मतलब ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली मन से ऐसे बात निकल आती है और बिल्कुल सही बैठती है वो। हाँ, ऐसा होता है। बढ़िया उम्मीर भाई, बढ़िया। आप जुड़िए उम्मीर भाई, आप समय निकालिए। स्कूल में तो हम अध्ययन नहीं कर पाए, मतलब जितना अच्छा होना चाहिए था, जो हमने सोचा था भी 1 घंटा बैठ के कर पाएंगे, तो यहाँ ये 1 घंटा काफी सार्थक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करा करूंगा, हाँ, पूरा जरूर करूंगा। और अगर आपको हाँ, अगर आपको लगे कि भाई नहीं बोलना ही पड़ेगा आपको, बोलिए भाई, अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया उम्मीद है। तो चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, ठीक है ना? काफी लंबा समय हो गया। ठीक, ओके, ठीक है। बाबा जी के करते हुए आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्ते।